नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में। यानी कि ये क्लास होगी रिवीजन क्लास या महामैराथन क्लास होगी, जिसमें सभी यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। क्योंकि इस वीडियो में क्या होगा कि जो पिछले वर्ष में 2-3 वर्षों में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। और ऐसे ही 4-5 सेट आपको दे दिए जाएंगे मॉडल पेपर के, लिखित वाले भी, और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी हो रही है। जल्द ही ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर भी आपके समक्ष आएंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। एक बात ध्यान रखें, कुछ विश्वविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा था, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का नवीनतम सिलेबस अगर आप देखें तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ा था। तो वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़े। तो उसके लिए जो प्रथम सेमेस्टर में मैंने वीडियो बना रखी हो, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो जो बाकी विश्वविद्यालय हैं उन सभी में यही चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़ना पड़ता है भैया? पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। बिहार यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको भी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना हो सकता है। ठीक है, ये प्रथम सेमेस्टर में वहाँ पर था। लेकिन बाकी यूपी की विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो ही गया, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, और आपका हो गया छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली। ठीक है, बीयू झांसी, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका और भी कई विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, और जो विश्वविद्यालय हैं जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपनी परीक्षाएं संपन्न करवाते हैं, वो सब का सब कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़वाते हैं। जो 4 साल वाला बीए है उसमें जो है प्रथम सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना पड़ता है, बाकी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। तो बहरहाल मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया हूँ उसको आप देख लीजिएगा। जिनका सेकंड सेमेस्टर में मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो फर्स्ट वाला देख लीजिएगा। और बाकी सभी के लिए सेकंड सेमेस्टर में ये लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस ना केवल इंपॉर्टेंट ही हैं, बल्कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से मान करके चलो कि कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को दिखाते हैं हम, उसके बाद में ऐसे प्रकार के मॉडल पेपर आपके समक्ष लाने का प्रयास रहता है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट्स को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट किस अंदाज में आपको चीजों को समझाता रहा है। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय का प्रश्न है पहला क्वेश्चन, आदर्शवाद, जिसको आप प्रत्ययवाद भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, पुरानी विचारधाराएं जो होती हैं उसी के आधार पर चलना, किसी को आइडियल मान करके आगे बढ़ना। ठीक है, तो आदर्शवाद शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, या शब्द का रूपांतरण किया गया हिंदी में, जिसको आदर्शवाद कहा गया, या इसी को दूसरे शब्द में प्रत्ययवाद या पर्यायवाची शब्द में प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। वाद माने विचारधारा, आदर्श माने आदर्श से रिलेटेड, या ऐसे समझे कि जो इसका मतलब होता है विचारगत अथवा विचार संबंधी जो वास्तविक चीजें हैं उनके बारे में। ठीक है, चर्चा करते हैं अभी इसके बारे में। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। ठीक है, तो आइडिया से बना है आइडियलिज्म, जिसका आशय होता है विचार। ठीक है, अतः आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है विचारगत अथवा विचार से रिलेटेड या विचार संबंधी। ठीक है, आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है? विचार संबंधी या विचारगत। वैसे आइडियल माने होता है विचार, इज्म माने होता है वाद। ठीक है, या विचारधारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो विचार से रिलेटेड जो एक प्रकार से जो सिद्धांत है वही है ये। पूर्णतया विचार जगत में ही संभव है, यानी संसार में ही विचार संभव है। अतः पूर्णतः रखने वाली वस्तु को आदर्श कहा जाता है, जो अपने आप में सभी क्वालिटी को अंतर समाहित कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। ऐसी विचारधारा को हम आदर्श कहते हैं, या ऐसे चीज को हम आदर्श कहते हैं।
आदर्शवाद का संबंध वास्तविक संसार से ना होकर के विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से होता है। यानी वास्तविक संसार से इसका उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ, विचार के जो आंतरिक जगत होते हैं, जो विचार तमाम प्रकार के आते हैं, उन्हीं विचारों की पूर्णता में ये निहित होता है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अगर देखें, पॉलिटिकल क्षेत्र में अगर देखें, तो आदर्शवाद विचारधारा इस संसार में पाए जाने वाले राज्यों की प्रकृति से संतुष्ट ना होकर के एक ऐसे आदर्श राज्य का विवेचन करती है जो जो राज्य अपने आप में पूर्ण हो। अतः इसे राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक आदर्शवाद का सर्वप्रथम झलक यूनानी दार्शनिकों में खास करके प्लेटो में जाता है, और मतलब प्लेटो के अंदर देखा जाता है, और अरस्तु, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, ठीक है। प्लेटो बेसिकली आदर्श राजा की बात करते हैं, प्लेटो आदर्श न्याय की बात करते हैं, प्लेटो आदर्श राज्य की बात करते हैं। आदर्श माने होता है आदर्श राजा जो कि दार्शनिक राजा हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो सभी गुण संपन्न हो, ठीक है, जिसको लोभ और मोह जैसे एक प्रकार से विसंगतियां या लोभ और मोह जैसे तमाम प्रकार के जो विकार हैं वो ना हो उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति को राजा बनना चाहिए। तो प्लेटो आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आदर्शवाद के जो है प्रवर्तक कौन है? प्लेटो हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, तो अरस्तु ने भी आदर्शवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में मिलती है। प्लेटो की रचना कौन सी है? आप सभी को पता होगा। प्लेटो की रचना का नाम क्या है? प्लेटो की रचना का नाम है, आप सभी को पता होगा, प्लेटो की रचना एक पुस्तक का नाम है द लाज। लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को पूछा आता है। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। और दूसरी जो सबसे फेमस इनकी पुस्तक है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, उसका नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, ठीक है। और इनकी तीसरी पुस्तक है द स्टेटस मैन। कौन सी पुस्तक है? द स्टेटस मैन। ये तीन पुस्तकें जो है प्लेटो की बहुत ही फेमस मानी जाती हैं, जिनमें जो आदर्श विचारधाराएं हैं, आदर्शवाद का प्रवर्तन जो किया है, वो द रिपब्लिक पुस्तक में आपको मिलेगा, ठीक है। द लॉज पुस्तक और द स्टेटसमैन ये भी बड़ी जबरदस्त पुस्तकें हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट या प्रमुख पुस्तक है प्लेटो की, वो द रिपब्लिक है, और इसी से इनको ख्याति मिलती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरे विद्वान की अगर बात करते हैं, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु कौन है? ये एक प्रकार से जनक हैं। किसके जनक हैं? यानी फादर हैं, पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है ये। किनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स नाम की ये पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहली बार पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इनको पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है। पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है, बड़ी फेमस पुस्तक है, यह बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु जो हैं, ये पॉलिटिकल साइंस को एक विज्ञान की श्रेणी में रखने का प्रयास करते हैं, और बहुत ही बड़े विद्वान माने जाते हैं प्लेटो और अरस्तु दोनों, ठीक है। प्लेटो गुरु हैं और अरस्तु उनके शिष्य हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 4-5 प्रश्न आपके बन रहे हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। द लाज पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो, ठीक है। द स्टेटसमैन पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। प्लेटो का शिष्य कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? प्लेटो, ठीक है। अरस्तु की पुस्तक, फेमस पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखें। प्लेटो और अरस्तु के बीच में क्या संबंध है? तो गुरु शिष्य का संबंध है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं, आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। तो आपको बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दर्शन माने क्या होता है? दर्शन माने होता है विचार। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देख करके जब उसके बारे में आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके तमाम धारणाएं, जैसे कि मान लेते हैं हमने ये पेन देखा, तो हमारे दिमाग में धारणा बनी कि ये पेन कैसे बना होगा, इस पेन को बनाने के पीछे कितनी नीतियां बनी होंगी, किस किस विधि का प्रयोग करके बनाया गया होगा। जब ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं किसी भी चीज को देखने के बाद में, तो ऐसी ऐसी इसी को देखने या ऐसे देखने को दर्शन कहते हैं। दर्शन माने होता है देखना, लेकिन एक एक विचार संबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में किसी चीज को देखना और उस पर रिसर्च करना, उस पर खोजबीन करना। तो दार्शनिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह राज्य के संपूर्ण रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करता है। आदर्शवाद, ठीक है, क्लियर। यानी राज्य का जो पूर्ण रूप है ये इसके समक्ष आता है। थॉमस हॉब्स हाउस कहते हैं आदर्शवाद को आध्यात्मिक सिद्धांत के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि वह राज्य के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर जोर ना दे करके
आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देता है। यानी आदर्शवाद जो है वो एक प्रकार से भौतिक तत्वों पर जोर नहीं देखा। जो आपका टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखा, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब जो आपको दिख रहा है उस पर फोकस नहीं करते। कहते ये सब तो नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इन्होंने आत्मा की अमरता और इहलोक को छोड़ करके परलोक की बात करी है आदर्शवाद ने। आदर्शवाद कहीं ना कहीं पे अभौतिक संसार की विषय वस्तुओं पे फेक फोकस करता है। और इसके विपरीत एक धारणा आती है आदर्शवाद के बाद में, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो आप देखते हैं वो उसने क्या किया, या प्रयोजनवाद, वो एक प्रकार से आप देखते हैं भौतिकता पर ज़्यादा जोर देती है, भौतिक तत्वों पर, कि भाई जितना सुख प्राप्त कर लो उतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखते हैं जेम्स मिल, जेएस मिल हो गए, जेम्स मिल के पुत्र हैं जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का उनका नाम है, ठीक है। और उनके गुरु का नाम था जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, उसी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और उसने कहा कि भाई जितना सुख मिले, जिस चीज़ों से सुख मिले, मनुष्य का जीवन क्या है, बस केवल सुख प्राप्त करने के लिए। मनुष्य कभी दुख नहीं चाहता अपने जीवन में, वो सुख ही चाहता है। तो जो चीज़ें उसको सुख प्राप्त करती हैं वह सही हैं, और जो चीज़ें उसके एक प्रकार से दुख प्राप्त करती है वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। यानी कि मनुष्य के सुख, ये सुखवाद जो है एक प्रकार से उन दोनों ने ही दिया। तो भौतिक तत्वों पर जोर ना देकर के आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देता है आदर्शवाद। जोड़ नाम के एक विद्वान है, इन्होंने निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा आदर्शवाद को, क्योंकि यह राज्य के पूर्ण और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है राज्य को, ठीक है, उस पर किसी का अंकुश की बात नहीं करता। प्रोफेसर गैटल नाम के पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि नैतिक सिद्धांत इसको कह करके बताते हैं कि एक नैतिक सिद्धांत है, मोरल थ्योरी है, क्योंकि यह नैतिकता पर अधिक जोर देती है। यानी जो मोरलिटी है, जो हमारे एक प्रकार से मोरलिटी है, हमको रिस्पेक्ट देनी किसकी किसकी नहीं देनी है, तो वो सारी चीज़ें, हमको महान व्यक्तित्व पर ध्यान देना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। डॉक्टर महादेव प्रसाद जी कहते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ विचारवाद भी होता है, अर्थात किसी वस्तु अथवा संस्था की सर्वांगीण मीमांसा तत्संबंधी विचार ही दृष्टिकोण से संभव होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पेन को देखा तो पेन कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, किस इसका क्या वर्क होगा, सारी चीज़ों हम निकाल लें डिटेल में, तो तत्व सर्वांगीण मीमांसा तत्संबंधी विचार ही दृष्टिकोण से संभव है। और आदर्शवाद उस दृष्टि का मान है जो दृश्य जगत के सार पर पाई जाने वाली वास्तविकता अथवा यथार्थता से आगे बढ़कर के विवेचनीय वस्तु या विषय के पूर्ण अथवा अच्छे स्वरूप का अन्वेषण, यानी कि खोज करता है कि वो चीज़ें कैसी आई होंगी, ठीक है। तद अनुसार ही उक्त विषय या वस्तु का विवेचन करता है, और इस तरीके से आदर्शवाद जो होता है वो ये सारी चीज़ें बताता है। तो मेरे हिसाब से आदर्शवाद जो विचारधारा है ये आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज़ और जान लें कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्न और उत्तर के वीडियोस को आपको देखना है, तो वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रही हैं, साथ ही साथ में कुछ प्राइवेट वीडियो या फिर और सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सभी सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ तैयारी होगी। पीडीएफ नोट्स आपको, जैसे ये वीडियो लेक्चर से चल रहा है तो ये वीडियो के पीछे जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब, और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। 9161936062 पर आपको मात्र एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करेंगे, अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था क्या कर दी गई है, आपको स्कैनर भेजा जाएगा एक, ठीक है, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो है सेंड कर देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी फीस सेंड करवा सकते हैं, मात्र 100 रुपीज़, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया, जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, जो भी उसकी लिंक मिलती रहेगी। उसके बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिलेगी। जो कुछ प्राइवेट वीडियोज़ होंगी वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको इंक्लूड कर देंगे, तो उसको आपको मिलेगी। उसके बाद में उन वीडियोज़ की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपके जो मॉडल पेपर होंगे वो मिलेंगे। अब मॉडल पेपर आपके 2 तरीके से तैयार हो रहे हैं, एक तो आपके एमसीक्यूज़ टाइप के मॉडल पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और दूसरे होंगे जैसे चल रहा है आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के, ठीक है। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ये आज का वीडियो जो है ये मिल जाएगा। ऐसे जो कुछ चैप्टर वाइज वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में बहुत तैयारी हो जाएगी। केवल एक सब्जेक्ट, केवल पॉलिटिकल साइंस की नहीं बात हो रही है, बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट, आपकी पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये में आपकी हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाएँ, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे तैयारी होती रहेगी उन सभी की। अब जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया सभी लोग। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए, टी.एच. ग्रीन के राज्य संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। राज्य के बारे में ग्रीन के क्या विचार रहे हैं, इसके बारे में बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इनका पूरा नाम है टी.एच. ग्रीन या थॉमस हिल ग्रीन इनको कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी दार्शनिक यानी इंग्लैंड के हैं। ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति अर्जित करी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक के रूप में प्राध्यापक के रूप में काम किया। हीगल के आदर्शवाद का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। हीगल का जो आदर्शवाद है उस पर मतलब कि उसका प्रभाव ग्रीन पर पड़ा था। उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रतिपादन राजनीतिक दायित्व के सिद्धांतों पर व्याख्यान नाम की एक पुस्तक लिखी, उस पर किया। ग्रीन के चिंतन में आदर्शवाद का साम्य रूप प्रतिपादित हुआ है। जर्मन दार्शनिकों से मोटिवेशन लेकर के ग्रीन ने व्यक्ति को साध्य माना और राज्य को मनुष्य की उन्नति का एक साधन माना, कि राज्य जो होता है वो मनुष्य की उन्नति का एक साधन होता है और मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो स्वयं साध्य होता है, जबकि साधन राज्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान, मनुष्य की उन्नति राज्य रूपी माध्यम से या राज्य रूपी साधन के माध्यम से होती है। इंग्लैंड की उदारवादी और लोकतंत्रात्मक परंपराओं का ग्रीन के दर्शन का प्रभाव रहा है उन पर। इसलिए ग्रीन का आदर्शवाद उग्र न होकर के संयत और एक साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करता है और मध्यमार्गी आदर्शवाद कहलाता है। तो ये एक प्रकार से इनका ग्रीन का विचार रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो हीगल से काफी प्रभावित रहे हैं ग्रीन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। नवीन और 19वीं शताब्दी यानी पुराने के व्यक्तिवाद में क्या अंतर है। नवा जो व्यक्तिवाद है और जो पुराना व्यक्तिवाद है उसमें क्या अंतर है। नवीन और 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद में अंतर। देखिए, जोड नाम के जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि नए यानी आधुनिक व्यक्तिवाद तथा पुराने यानी 19वीं शताब्दी का जो व्यक्तिवाद है उसमें यह अंतर है कि इसमें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के स्थान पर समूह को इकाई समझा जाता था। किसमें, जो 19वीं शताब्दी का एक प्रकार से मतलब कि जो आधुनिक आपका राजनीतिक मतलब आधुनिक जो आपका व्यक्तिवाद है उसके राजनीतिक उद्देश्यों के लिए क्या, तो व्यक्ति के स्थान पर किसको महत्व दिया जाने लगा, किसी समूह को विशेष महत्व दिया जाने लगा। पुराना व्यक्तिवाद निजी आर्थिक हितों और बहुमत शासन में अभिव्यक्ति होने वाले लोकमत की शक्ति के शोषण तथा दमन से व्यक्ति की सुरक्षा करने में सर्वथा असफल सिद्ध हुआ। फलता ना ये व्यक्तिवाद को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है एक प्रकार से उक्त दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। कहने का मतलब है कि ये कहीं न कहीं पे एक तरफ आप देखते हैं व्यक्ति को स्थान महत्वपूर्ण दिया गया व्यक्तिवाद में, और दूसरे में क्या किया गया, दूसरे में एक समूह को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अराजकतावाद से क्या तात्पर्य है। अराजकता, आ माने होता नहीं, राजकता माने होता राज ना हो या फिर ऐसा देश या ऐसा राज्य जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई राजा ना हो, कोई नियम कायदा ना हो। ठीक है, बस जिसका मन हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा मन हो रहा वैसा कर रहा है, वो होता है अराजकतावाद। अराजकतावाद का अर्थ और परिभाषा लिखिए। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में अराजकतावाद का अर्थ होता है लूट मार वाला शासन, हत्या, उपद्रव, ये सब माना जाता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और उपयोगिता में कोई आस्था नहीं रखता, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। ऐसा समाज जिसमें कोई राज्य ना हो, कोई नियम ना हो, कोई राजा ना हो, कोई शासक ना हो, कोई नियम कायदे ना हो। ठीक है, अराजकतावादियों के अनुसार अगर देखें तो राज्य जो है एक आवश्यक बुराई तो है ही, यानी राज्य एक क्या है, आवश्यक बुराई है, वह अनावश्यक भी है। इस समाज का संगठन ऐच्छिक सहयोग है, यानी इच्छा से सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। स्वतंत्रता के आधार पर जो है इसका संगठन होता है व्यक्तियों का। अराजकतावादी समाज में व्यवस्था तो सरबर्त होगी लेकिन व्यवस्था कहीं नहीं होगी, कोई विवश होकर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा लेकिन विवश नहीं होगा वो काम करने के लिए, उसका स्वतंत्र है, वो जो मर्जी वो कर सकता है। अराजकता शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द अनार्किया से हुई है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा आता है। तो अराजकता शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, किस शब्द से हुई, यूनानी भाषा के शब्द से हुई है, अनार्किया से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन का अभाव। अभाव माने कमी, यानी शासन जहां पर ना हो। ठीक है, जहां पर कोई शासन के नियम कायदे ना हो, कोई शासन का संगठन ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं शासन का अभाव या शासन की कमी, उसी को बोलते हैं अराजकता। अराजकता की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है डिक्सन, प्रोफेसर डिक्सन महोदय कहते हैं कि अराजकता
अर्थव्यवस्था का अभाव नहीं है, यानी इकोनॉमी तो ठीक ठाक रहती है, इकोनॉमी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, अपितु शक्ति का अभाव है, यानी यहाँ पर पावर नहीं होती है, कोई सत्ता नहीं होती है, कोई राजा नहीं होता, कोई शासक नहीं होता, कोई सरकार नहीं होती। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, मेल जोल तथा प्रेम इसमें बना रहता है, और हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो सकती है। अगर अराजकता फैलेगी तो कोई लड़ाई झगड़ा भी होगी, जो पावरफुल होगा कोई मारेगा पीटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कुछ अराजकता में लोग संगठित होकर के मेल जोल के साथ इन नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं प्रोफेसर हक्सले। प्रोफेसर हक्सले कहते हैं कि अराजकता समाज की वह व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक अपना एक प्रकार से शासक होता है, वो अपने ऊपर स्वयं के एक प्रकार से नियमों को फॉलो करता है और अपने हिसाब से काम करता है, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता है, ना तो उसको कोई दंड का भय होता है और ना ही उसको एक प्रकार से किसी प्रकार के नियम का जो है उल्लंघन करने की कोई एक प्रकार से दंड का प्रावधान होता है। लेकिन हाँ, वो होता है वो अपने हिसाब से, चूंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, उतना पढ़ा लिखा होता है कि वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों कर लेता है, जो कि समाज की दृष्टि से भी ठीक ठाक माना जाता है। तो इस तरीके से अराजकता ये होती है, ठीक है। अराजकता मतलब कि जहां पर शासन ना हो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अराजकतावाद तथा व्यक्तिवाद में क्या अंतर है? देखिए, व्यक्तिवाद और अराजकतावाद में बहुत मात्र महीन अंतर होता है। देखिए, व्यक्तिवाद भी अपनी स्वतंत्रता बताता है और अराजकतावाद में भी स्वतंत्रता की बात होती है, उस पर राजा को कोई दबाव नहीं होता। पहला अंतर, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं, मतलब कि व्यक्तिवादी जो विचारक हैं वो राज्य को, यानी एक जो राज्य होता है, देश होता है, वो एक आवश्यक बुराई है, मतलब कि वो जरूरी तो है लेकिन एक बुराई है, ठीक है। व्यक्तिवादी कहते हैं राज्य का होना जरूरी है, लेकिन हाँ वो एक बुराई जरूर है, आवश्यक भी और बुराई भी है। जबकि अराजकतावादी मानते हैं राज्य अनावश्यक है तथा एक बुराई भी, यानी राज्य होना एक बुराई भी है और अनावश्यक भी, यानी इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि जो अराजकतावादी हो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, कोई शासन विहीन समाज की बात करते हैं। दूसरा अंतर, व्यक्तिवाद व्यक्तिगत संपत्ति तथा पूंजीवाद का समर्थक है, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति आगे हो और पूंजीवाद का समर्थन करता है कौन? व्यक्तिवादी विचारधारा। जबकि अराजकतावाद व्यक्तिगत संपत्ति तथा पूंजीवाद का विरोधी है, ठीक है, और इसीलिए अलग है। तो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का विरोधी कौन है? जो अपना अराजकतावाद है वो, जबकि व्यक्तिगत जो व्यक्तिवाद है वो व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का समर्थक रहा है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर लिखेंगे कि व्यक्तिवाद का आधार क्या है? प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता मतलब कि कंपटीशन होता है, उसमें जो आगे बढ़े वही एक प्रकार से आगे बढ़ेगा। प्रतियोगिता को वह व्यक्ति तथा समाज के विकास का आधार मानता है, जबकि अराजकतावाद की प्रेरक शक्ति सहयोग होती है। ये इसमें कंपटीशन नहीं, यानी प्रतियोगिता नहीं होती है, ये आपस में सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, समाज एक दूसरे से जुड़े, समाज में व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और प्रतियोगिता का ये विरोधी है, यानी ये सहयोग पर बल देता है, संघर्ष पर नहीं। चौथा अंतर, व्यक्तिवादी सिद्धांत उत्पादन तथा वितरण के लिए मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर बल देता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई की बात कौन करता है? जो व्यक्तिवादी हैं वो डिमांड, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना एक प्रकार से हमको चाहिए, यानी डिमांड कितनी है उस हिसाब सप्लाई की जानी चाहिए उत्पादन और वितरण में, ठीक है। ये इसकी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देता है। जबकि उत्पादन का आधार शक्ति, क्षमता और इच्छा होगी, यानी कितनी इच्छा, कितनी क्षमता हमारी है और कितनी हमारे पास शक्ति है। जितनी हमारी शक्ति है, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी इच्छा है, उतनी एक प्रकार से हम उत्पादन एक प्रकार से करेंगे, ऐसा व्यक्तिवादी मानते हैं। जबकि वितरण का आधार आवश्यकता होगी। इस प्रकार व्यक्तिवाद में उत्पादन का आधार जहां निजी लाभ है, वहां अराजकतावाद में इसका आधार सामाजिक आवश्यकता होती है, ठीक है। सामाजिक आवश्यकता कितनी है वो अराजकतावाद बताता है, जबकि निजी लाभ कितना हो रहा है व्यक्तिवाद देखता है, जो कि निजी लाभ पूंजीवादी विचारकों का मानना, और पूंजीवाद कहीं ना कहीं पे व्यक्तिवाद को ही सपोर्ट करता है, व्यक्तिवाद पूंजीवाद को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। जबकि ये जो अराजकतावाद है ये पूंजीवाद का विरोधी है। तो ये हो गया आपका पूंजीवाद और व्यक्तिवाद भी अंतर। तो आप आपसे अलग अलग प्रश्न भी पूछ सकता है कि व्यक्तिवाद किसे कहते हैं, और आपसे पूछ सकता है अराजकतावाद क्या है। तो व्यक्तिवाद आपको समझ में आ गया क्या होता है?
व्यक्तिवाद जो होता है वो पूंजीवादी समर्थक है, निजी संपत्ति पर ध्यान देता है, ठीक है, वह डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। जबकि जो अराजकतावादी हैं वो एक प्रकार से समाज को रखते हैं, समाज में क्षमता, आवश्यकता और कितनी ज़रूरत है उतने ही तक ही काम करते हैं, ज़्यादा लाभ कमाने की इच्छा नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं वो सहयोग पर फोकस करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं समाज में लोग, ठीक है। जबकि आप देखते हैं कि व्यक्तिवाद में एक दूसरे का विरोध लोग मतलब एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन के आधार पर ही विकास होता है समाज का, ऐसा बताते हैं। तो समाज मतलब कि आपका व्यक्तिवाद हो गया और आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाद के साथ साथ आपका यहाँ पर अराजकतावाद के विचार भी आपने पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, समाजवाद का आशय स्पष्ट करें। समाजवाद क्या, सोशलिज्म जिसको आप कहते हैं। देखिए, समाजवाद व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे की मिली-जुली एक प्रकार से सिद्धांत माने जा सकते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं और इन्हीं दोनों के जो है विरोध में साम्यवाद का उदय हुआ, समाजवाद का उदय हुआ। साथ ही यह एक राजनीतिक दर्शन तथा एक आंदोलन भी है समाजवाद। यह एक विचारधारा मात्र नहीं बल्कि एक आदर्श, एक दर्शन, एक नीति, एक विचार, एक सिद्धांत, एक विश्वास, एक धर्म और एक जीवन पद्धति भी है समाजवाद। राजनीतिक क्षेत्र में इसे कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित एक आंदोलन का नाम दिया गया है, जो केवल राजनीतिक न होकर के मूल रूप से आर्थिक भी है। आप देखते हैं चाहे कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, तो उनका जो एक प्रकार से रवैया रहा समाज में वो एक एक पूंजीपति वर्ग है और एक जो है गरीब वर्ग है, एक जो है मिल का मालिक है और एक मिल का मजदूर है। मिल का मालिक लगातार अमीर होता जाता है और मजदूर लगातार गरीब होता जाता है। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी आप देखते हैं इसने दिया, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की जो एक प्रकार से लेख लिखा गया 1848 में, जिसमें कहा गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और इस तरीके से सब मिल करके संगठन बनाओ और विरोध करो पूंजीपतियों का, विरोध करो कंपनी के मालिकों का, उसमें काम करने से मना करो। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरा का पूरे पूंजीवादी जो होंगे वो एक प्रकार से काम करने पर आएंगे और पूंजीवादी जो होंगे वो अपने घुटनों पर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं पे जो सर्वहारा या जो गरीब वर्ग है वो आगे बढ़ेगा, उच्च होगा और उसके बाद पैसे आएंगे और उस प्रकार से फिर समाज बराबर के दर्जे पर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय धन का अधिक न्यायपूर्ण वितरण करना। समाजवाद क्या करता है कि सबको बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, जो जो सरकार का धन है, जो देश का धन है, वो समाज की जनता में बराबर बराबर बटे, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना हो, समाज सभी बराबर हो। समाजवादी विचारधारा यही कहती है कि हर एक समाज के जो गरीब वर्ग है उनको भी एक प्रकार से पैसा रुपया मिले ताकि वो भी अमीर हो, यानी उसके पास सभी संभावनाएं हो ताकि वो अमीर बन सकें, जिससे कि सर्वसाधारण का पूंजीपतियों के शोषण से बचा जा सके और सभी क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो समाजवाद यह विचारधारा थी। समाजवादी विचारधारा ने पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एकदम धराशायी कर दिया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। जैसे अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब अमेरिका में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में जैसे भी कोई भी स्कूल होगा तो प्राइवेट स्कूल होगा, कोई भी ट्रेन या फिर जो भी होगा रेलवे है, ये सब प्राइवेट है सेक्टर में। जबकि रसिया में आप देखेंगे तो सब कुछ सरकारी आपको मिलेगा, सरकार के चीज़ें वहाँ पर होंगी, सरकार के स्कूल होंगे, यानी सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी बस चलेगी, सरकारी ट्रेन नहीं चलेगी, सरकारी हवाई जो होंगे हवाई जहाज़ होंगे वो सब सरकारी होंगे। लेकिन वहीं पर आप अगर देखेंगे भारत में, भारत कैसा देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत में आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। भारत में आप देखेंगे बेटा कि जो है सरकारी बसें भी चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं, सरकारी ट्रेन भी, प्राइवेट ट्रेन भी, सरकारी विमान भी, मतलब कि प्राइवेट विमान भी, यानी निजी भी हैं और सार्वजनिक भी हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में हैं। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की व्यवस्था को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, क्या समाजवाद का स्वरूप परिवर्तनीय है, बदल सकता है? देखिए, समाजवाद का स्वरूप सदैव एक सा नहीं रहता। समाजवाद समय और परिस्थिति के आधार पर बदलता रहता है। इसके स्वरूप में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन लगातार होता रहता है। वस्तुतः समाजवाद एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील विचारधारा रही है। परिस्थितियों के अनुसार यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्शवाद, जिसमें व्यक्ति भौतिक चिंताओं से मुक्त होकर के अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके तथा स्वतंत्रता पूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। बिल्कुल ये परिवर्तनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लिखेंगे आसानी से, हाँ, समाजवाद जो है परिवर्तनीय विचारधारा रही है, समय और परिस्थिति के हिसाब से लगातार परिवर्तनीय है और संशोधनीय है। अगला क्वेश्चन, समाजवाद के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। देखिए, समाजवाद के कई रूप हैं। पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा है श्रेणी समाजवाद, तीसरा है श्रम संघवाद,
चौथा है साम्यवाद, पांचवा है अराजकतावाद और छठा है वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रम संघवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, वैज्ञानिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ये सब समाजवाद के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, बेसिकली सबका मंतव्य एक ही है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चीजें रही हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, पूंजीवादी को परिभाषित कीजिए, पूंजीवाद को परिभाषित कीजिए। पूंजीवाद क्या है? देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक होती है जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें निजी सेक्टर में हो, पूंजीपतियों के हाथों में हो, जिस तरह वितरण और उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का हाथ हो, उत्पादन वर्ग पर पूंजीपतियों का साथ मतलब हाथ हो। ठीक है, विद्वान है GDH कोल। GDH कोल कहते हैं कि पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं। जैसे कि अब भारत में क्या हो कि सभी सेक्टर, अभी रेलवे अंबानी जी ले लें। ठीक है, अब इससे भारत में क्या है, जियो का भी सिम चलता है, जियो का सिम अंबानी जी का है। ठीक है, वहीं पर आप देखते हैं BSNL का सिम है। ठीक है, तो BSNL का सिम किसका है? BSNL का सिम सरकारी है। ठीक है, वो भारत सरकार के द्वारा संचालित है। अब आप देखेंगे BSNL जो है ये सरकारी है, जबकि जियो का सिम क्या है? प्राइवेट है। वोडा का सिम क्या है? प्राइवेट है। एयरटेल क्या है? प्राइवेट है। तो एक गाना चला होगा, बहुत पहले आपने सुना होगा कि बीजी बतावे BSNL के फोनवा, बलाम जी लैला लैला वोडा फोनवा। तो वो जान लीजिए कि अब वोडाफोन लेने के लिए वो जो गाना बनाया गया था, वो गाना मान लीजिए कि भाई वो एक पूंजीवादी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। अब ये जहाँ तक मैं जो है बता रहा हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, ऐसा रहा नहीं होगा, उतनी ज्ञानी नहीं होते गाने गाने वाले कितना एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई वोडाफोन जो है उस समय उसका नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है। अब कभी-कभी नेटवर्क नहीं रहता तब भी फ़ोन बिज़ी बताता है, या फिर ऐसे तमाम सिचुएशन आती है। ठीक है? या किसी दूसरे से बात कर रहे होते तभी बिज़ी बताता है फ़ोन। तो कहने का मतलब ये कि वोडा मतलब कि बिज़ी बतावे BSNL के फ़ोनवा, कि अब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो एक प्रकार से सरकारी चीज़ जो होता है हमेशा ढिल्लर काम होता है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में आप उतर जाइए और ले लीजिए बढ़िया वोडाफ़ोन और झरुआ बढ़िया 4G नेटवर्क चलाइए। ठीक है, तो गाना ही बना कि बलाम जी लैला लैला वोडाफ़ोनवा, बीजी बतावे BSNL के फ़ोनवा। ये लोग मतलब इधर भोजपुरी अवधी के साइड का गीत है। ठीक है, आपने सुना भी होगा इसको, ना हो सर्च करिएगा तो यूट्यूब पे आप सर्च करके सुन लीजिएगा इसको। ठीक है, मज़ा आएगा पुराने गाने को सुनने में। तो क्या होता है कि पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है बेटा जिसमें उत्पत्ति का जो साधन होता है, किसी भी चीज़ को बनाने को कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी चीज़ है, सेक्टर है, वो तो सब वो प्राइवेट हाथों में होता है। निजी स्वामित्व या व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। उद्योगों में कार्य मजदूरी दे करके कराया जाता है, यानी मजदूरी दे करके कुछ मजदूर होते हैं, वो काम करते हैं उनके फैक्ट्रियों में, और उससे मुनाफा जो होता है पूंजीपति लोग रखते हैं, और ये केवल निजी स्वामित्व, चूंकि इनका इन्होंने पैसा लगाया तो ये प्रॉफिट लेंगे खूब दबा के। जहाँ तक मजदूरी का प्रश्न है, यह समाजवाद तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी रिवाज है। इसे पूंजीवाद का विशेष लक्षण नहीं माना जा सकता, परंतु यह कहना सही है कि पूंजीवाद में उद्योग निजी स्वामित्व में होते हैं और इसका आवश्यक लक्षण यही होता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रसिद्ध परिभाषा जॉन स्ट्रेची महोदय ने भी दी है। उन्होंने लिखा कि पूंजीवाद शब्द अर्थ सभी अर्थव्यवस्था से है। पूंजीवाद शब्द का अर्थ होता है सभी अर्थव्यवस्थाओं से, जिसमें खेत, कारखाने, खानों आदि पर व्यक्तियों का अधिकार होता है। इन उत्पादन के साधनों में जो काम करते हैं उनका उन पर अधिकार नहीं होता, यानी जो काम, जैसे खेत में जो काम कर रहा है वो उस खेत का मालिक नहीं है। ठीक है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो फैक्ट्री का मालिक नहीं है, मालिक कोई दूसरा है, काम कोई दूसरा कर रहा है। ऐसी व्यवस्था ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। उनका लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका उन पर स्वामित्व होता है। जिन्होंने फैक्ट्री खोली है उनको प्रॉफिट उन्हीं को मिलेगा, काम कर रहे लोगों को बस केवल मजदूरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी। पूंजीवाद में संसार लाभ के उद्देश्य से चलता है और प्रेम के कारण बिल्कुल भी नहीं चलता, जबकि समाजवाद में प्रेम सर्वोपरि होता है और पूंजीवाद में लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। जितना प्रॉफिट होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, इसके अनुसार उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व तथा लाभ का दृष्टिकोण पूंजीवाद का सबसे एक प्रकार से प्रधान या महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तो पूंजीवाद आपके समझ में आ गया होगा कि पूंजीवाद है क्या। पूंजीवाद, समाजवाद, ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों तीनों आपको मैंने आपको बता दिया था उदाहरण के माध्यम से। रसिया समाजवाद आपका मान सकते हैं, पूंजीवाद का अमेरिका मान सकते हैं उदाहरण, और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का मान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पूंजीवाद का कोई 5 दोष बताएं। पूंजीवाद के दोष क्या है, यानी हानियां क्या है पूंजीवाद की।
ठीक है, देखिए सबसे पहली हानि ये है पूंजीवाद की, कोई 5 दोष लिखे। देखिए पूंजीवाद के 5 दोष ही हैं। पहला दोष है भ्रष्टाचार, इसमें खूब होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में ध्रुव तारा लाभ होता है। इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए अनियंत्र भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। मिलावट की जाती है खूब दबा करके, तस्करी की जाती है, टैक्स चोरी करी जाती है, आवश्यक वस्तुओं को छिपा करके बेचा जाता है, कृत्रिम दुर्लभता पैदा की जाती है, करों की चोरी भी करी जाती है, रिश्वत सामान्य बात होती है, इसमें खूब दबा के रिश्वत चलती है। ठीक है, लाभ के उद्देश्य से दवाएं भी नकली या मिलावटी बेची जाती हैं, जो लोग जिसके बल पर लोग एक प्रकार से, आप देखो दवाओं के सेक्टर में सबसे बड़ा आजकल अपराध दवाओं को लेकर के हो रहा है। दवाओं का रेट जो अंकित होता है उस पर एमआरपी होता है, एमआरपी का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं कि भाई उसको एक आम नागरिक दवाओं के अगर चक्कर में फंस जाए तो उसका पूरा जीवन तबाह हो जाए। आजकल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में दवाओं को लेकर के जो भ्रष्टाचार आज के युग में फैला हुआ है, दवाएं इतनी महंगी हैं कि आप अगर 2 टिकिया दवा लेने के लिए, 10 टिकिया दवा लेने के लिए जाते हो या फिर एक सामान्य बुखार की दवा लेने जाते हो, तब भी आप देखते हैं कि उसमें 4-5 प्रकार के जो है सूत्र वाली दवाई दे दी जाती हैं, जिसमें आपको लगभग 150 या 200 रुपए की दवाई आपकी हो जाती है, जबकि आपके 1-2 खुराक की दवाएं, और या आप किसी दूसरे प्रकार की, आप कोई हड्डी-वड्डी की कैल्शियम की दवा लेने चले जाए तो और महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही आप देखेंगे दवाओं को लेकर के अगर आप भर्ती हो जाए कहीं पर, तो ये जो जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, ये एक प्रकार से मान लीजिए कि एकदम इतना लाभ कमाना चाहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं। अब क्या है, फैसिलिटी देते, थोड़ी बहुत साफ सफाई होती है, सरकारी में भी आप देखेंगे तो साफ सफाई बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अब जब से एक प्रकार से आप देखते हैं कि अब सरकारें, नहीं कहूँगा कि कौन सी आई कौन सी नहीं, लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर से भी बढ़िया व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल में भी अब दी जा रही है, बढ़िया ज़बरदस्त। मैंने देखा है, कई हॉस्पिटल में गया था अपने इधर। ठीक है, लेकिन क्या है कि भई, लेकिन दवाएँ आपको बाहर से तब भी लेनी पड़ती, कुछ दवाएँ आपको बाहर से ही मँगानी पड़ेंगी। सारी दवाएँ सरकारी अस्पताल में आपको नहीं मिलेंगी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सारी दवाएँ आपको नहीं मिलेंगी। आपको दवाएँ बाहर से लेनी पड़ेंगी। हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर आपको चेक ज़रूर कर लेगा, ये बड़ी सुविधा दी गई है, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो कहीं न कहीं पे आप देखें दवाओं के सेक्टर में बड़ा अपराध हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार है। कौन-सी दवा कितनी महँगी है, जनता को पता ही नहीं है। और कैसे पता होगा? कुछ जनता जागरूक भी, जनता जानती भी है। यहाँ तक कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं भी एमआरपी देखूँगा तो एमआरपी खूब, जैसे 3-4 गुना एमआरपी लिखे रहते हैं उस पर, और टैक्स उस पे, दवाओं पर भी टैक्स खूब सरकार को मिलता है। साथ ही साथ में उसको जो भी बेचता है वो भी अपने मन मर्जी का बेचता है, अपने हिसाब से बेचता है। तो दवाओं को लेकर के जो आजकल जो माफियागिरी चल रही है, ये सबसे बड़ी माफियागिरी आज के युग में आपको देख रहे हैं। जिन डॉक्टर्स तो लिख भगवान है, डॉक्टर्स ने दवा लिख दी, लेकिन अब डॉक्टर्स के बाद में फिर आप देखते हैं जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो मिलावट भी कर रही हैं। अब वो कंपनी चूंकि लाभ कमाने के लिए बनाई जा रही, तो उसमें नकली चीज़ों का प्रयोग करके बना दिया गया। तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट आपको अब मार्केट में मिल जाएंगे, इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा एक प्रकार से है, और तमाम चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें कोई पूछ भी नहीं पाता, या दवाओं को लेकर के अगर बताया कि भाई 500 की दवा है, तो हम उसको कह भी नहीं कह पाते कि भाई हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा कम कर लो। ठीक, जितनी भी दवा भाई उसको लेना देना पड़ता है। तो इसमें गरीब बच्चा बच्चा मतलब व्यक्ति जो होता है वो दबा दिया जाता है एकदम से। तो कहीं ना कहीं पे मिलावट करके जनजीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये पहला दिक्कत होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जब सरकारी चीज़ें होंगी, सरकारी हॉस्पिटल होगा, सरकारी दवा खाना होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, सरकार अपनी निगरानी में सारी चीज़ें करेंगी तो अच्छी चीज़ें करेंगी। ठीक है, सरकारी चीज़ें आएँगी वो क्वालिटी युक्त आएँगी, वो लाभ कमाने के पीछे नहीं आएगी, वो जनता का कल्याण करेगी। ऐसे में दवाएँ जब उच्च क्वालिटी की मिलेगी तो लोगों की जान का खतरा कम होगा, माल भी उनका बचेगा, पैसा भी बचेगा, ज़्यादा महँगी दवाएँ नहीं होंगी, ठीक है? दूसरी बात, व्यापार चक्र। पूंजीवादी समाज में व्यापार चक्र एक समान घटना होती है। इसमें अति उत्पादन होता है, यानी पूंजीवाद में क्या होता है, खूब ज़्यादा उत्पादन होता है, बेकारी फैलती, बेरोजगारी फैलती है, मंदी आ जाती है। व्यापार चक्र समाज का एक अभिशाप है, इसमें मुक्ति पाने के लिए कोई तरीका नहीं है। अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुआ कोई तरीका ऐसा जो कि व्यापार चक्र से मुक्ति मिल जाए। तो व्यापार चक्र एक समान घटना है, पूंजीवाद में हमेशा होता है, उत्पादन खूब दबा करके होता ताकि उसका लोग मतलब कि खरीदे उसको, ठीक है। औद्योगिक अशांति होती है, ये भी एक हानि है या एक दोष है। पूंजीवाद में उद्योग तथा मजदूरों के हितों में संघर्ष अनिवार्य है, अतः औद्योगिक अशांति भी एक अनिवार्य लक्षण हो गया है। मजदूर तथा उद्योगपतियों के संबंध संसार में सबसे विचित्र संबंध है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं चल सकता, परंतु दोनों के हित एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। यानी कि मजदूरों को कम सैलरी दे करके वो अपना काम निकलवाना चाहता है, और मजदूर चाहते हैं कि हमको भी सैलरी ठीक ठाक मिले, क्योंकि ये पैसा खूब दबा के हमारी वजह से कमा रहा है तो हमको भी पैसा मिलना चाहिए। कभी कभी उद्योग ठप भी हो जाते हैं और राष्ट्र का उत्पादन घटता रहता है। तो ये तमाम प्रकार के दोष पूंजीपति अर्थव्यवस्थाओं में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगला दोष आपको जो है, चौथा दोष ये है बेटा
कि संपत्ति का विषय वितरण हो जाता है। ठीक है, तो ये पूंजीवाद में धनी और अधिक धनी होता चला जाता है और गरीब और गरीब होता चला जाता है। धन का विषम वितरण, यानी कि जो धन किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है। इसका कारण स्पष्ट है कि जो श्रमजीवी है उसके पास संपत्ति यानी प्रॉपर्टी नहीं होती, जो काम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसके पास जो है ज़्यादा संपत्ति नहीं होगी। और जिसको पूंजीपति है, जो व्यक्ति पूंजीपति है, वो एक प्रकार से और अमीर होता जाएगा। उसको पूंजीपति के मकानों में रहना पड़ता है, श्रमजीवी को जो है मेहनत करता है। पूंजीपतियों का ऋण उसके ऊपर चढ़ा रहता है और वो उसी ऋण को चुकाते चुकाते उसी के घर में मर जाता है। उसकी एक पीढ़ी दो पीढ़ी उसी में जो है उसका नाश हो जाता है। अर्थात उसे किराया यानी रेंट तथा ब्याज के रूप में अपनी आय का एक भाग पूंजीपति व्यक्ति को देना पड़ता है हमेशा। पूंजीपति को अपने कार्य की मजदूरी, अपने उद्योग का लाभ, अपने धन की ब्याज और अपनी संपत्ति का किराया, तमाम प्रकार के से आय मिलते रहते हैं। तो पूंजीपति वर्ग लगातार आमदनी बढ़ने की वजह से वो लगातार अमीर होता जाता है। मजदूर का खर्च पूंजीपति की आमदनी है। स्पष्ट है कि पूंजीपति धन का बढ़ता जाएगा, पूंजीपति का धन बढ़ता जाएगा और मजदूर गरीब होता चला जाएगा, चूंकि वह एक प्रकार से जितना मेहनत कर रहा है उतना उसको नहीं मिल रहा है। वो बस केवल खाता पीता है बस। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अगला, साम्राज्यवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाले। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें हम साम्राज्यवाद की, तो विश्व में औद्योगिक क्रांति के पश्चात, चूंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई 1688 में, जिसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, इसके पश्चात कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल को खपाने के लिए, जो कच्चा माल खरीदने के लिए अन्य देशों में जाते थे और उसको अपनी मशीनों में पका करके या उसको बना करके अच्छे तरीके से फिर वो बेचने के लिए एक प्रकार से दूसरे देशों में जाते थे ऐसे देश। तो बाजारों की खोज की अभियान आरंभ हुई। इसी अभियान में अनेक बड़े बड़े बाजारों वाले प्रदेशों पर अधिकार कर लिया गया और इस प्रकार साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। जैसे कि 17वीं शताब्दी के पूर्व ही आप देखते हैं साम्राज्यवाद का विभिन्न रूपों में विद्यमान रहा। 7वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाली, 17वीं शताब्दी कर ले इसको। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड आदि देशों ने नए नए प्रदेशों की खोज करी। आप देखते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली ने करी। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रिटेन के लोग भी आए, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये सारी कंपनियाँ आकर के भारत में कच्चा माल यहाँ से ले जाती थी और उसको माल अपने यहाँ से बना करके फिर उसको यहाँ पर लाती थी और इस तरीके से यहीं के मार्केट में यहीं का धन बेच देती थी और उच्च प्रॉफिट कमाती थी। ठीक है, और इस तरीके से साम्राज्यवाद फिर यहाँ पर चूंकि अर्थव्यवस्था पर जो है पहले कब्जा किया, फिर उसके बाद में पूरे के पूरे राजनीतिक चीज़ों पर कब्जा करते चले गए। तो ये साम्राज्यवाद है। उपनिवेश बना लेना अपने देशों को और अपने उपनिवेशों की स्थापना करी। इन देश उपनिवेश क्या है, जैसे भारत उपनिवेश था किसका, ब्रिटेन का। ब्रिटेन किसका, मतलब कि ब्रिटेन किस पर कब्जा किया था, भारत पर था, अमेरिका पर। आप देखते हैं सभी अधिकतर जगहों पर ब्रिटेन का दबदबा था। इन देशों से उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति तथा पके माल की बिक्री के लिए बाजार प्राप्त हुए और इस तरीके से जो उपनिवेशीकरण है ये भी बड़ा। साम्राज्यवाद यही था कि अब दूसरे इलाकों को जाकर के कब्जिया लो, वहाँ से कच्चा माल उठाओ, उसको अपने मशीनों में, अपनी जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है उसमें पका करके या उसमें अच्छा माल बना करके उसको फिर उसी मार्केट में जाकर के बेच दो जहाँ से उसको हमने लाया था और इस तरीके से लाभ काफ़ी कमाए। ठीक है, यही काम अंग्रेज लोग करते थे भारत में रह करके। अगला प्रश्न है आपका, नव उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। ये था उपनिवेशवाद। अब इससे बाद में आता है नव उपनिवेशवाद। देखिए, क्वामे एनक्रूमा ने नवीन उपनिवेशवाद का स्वरूप प्रकट करते हुए कहा कि नवीन उपनिवेशवाद का मूल तत्व यह है कि इसका शिकार बनने वाला राज्य सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बाहरी तौर पर संप्रभुता के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि वह देश अपने आप में संपूर्ण होता है, उसकी भी अपनी सरकार होती है। ठीक है, और वह एक प्रकार से अपने निर्णय लेने के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र भी होता है। उसको प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी भी उसको मिल जाती है। ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब समझ रहे हैं ना, वो देश जिसको आंतरिक और बाहरी रूप से उसके राज्य के मुखिया पर कोई दबाव ना हो। जैसे कि भारत है, भारत पर अगर दबाव पड़ेगा अमेरिका का या ब्रिटेन का तो भारत संप्रभु नहीं है। लेकिन भारत संप्रभु इसलिए है क्योंकि भारत के मुख्यमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री जी को कोई काम करना होता तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछने नहीं जाते कि भाई हमको ये काम करना, हमको ये बिल पास करना है, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, स्वतंत्र है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे वो राष्ट्र होते हैं जिन पर नव उपनिवेशवाद में क्या होता है, ऐसे देश जो कि बाहरी तौर पर संप्रभुता के समस्त अधिकार प्राप्त हैं, वास्तव में इनकी अतिरिक्त पद्धति और राजनीतिक का संचालन बाहर से किया जाता है। रजनी
पामदत्त कहते हैं कि नव उपनिवेशवाद से तात्पर्य राजनीतिक और सैनिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना होता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नव उपनिवेशवाद नए निर्मित संप्रभुता संपन्न राज्यों पर पूर्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा निरंतर आर्थिक और प्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन कुछ देशों पर, या अमेरिका आप देखते हैं कई देशों को अपने चंगुल में जकड़े हुए है, उसको उधार दे करके या फिर उसको आर्थिक मामलों में उसको कमज़ोर करके या आर्थिक तरीके से उसको दबा करके या प्रत्यक्ष उस पर नियंत्रण रख करके या अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी जो एक प्रकार से आर्थिक तंत्र है या उसको एकदम से दबा करके, से आप देखते हैं चाइना है। अब पॉलिटिक मतलब कि चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान का भी चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उस पर ऐसे नव उपनिवेशवाद का दबाव आप समझ सकते हैं जिस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे देश। अगला क्वेश्चन है, नव उपनिवेशवाद के दो साधन बताएं। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के द्वारा नियंत्रण। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, आदि पर विकसित देशों का एकाधिकार हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका का हो या फिर बड़े देश जो होते हैं उनका अधिकार ऐसे विकसित मतलब कि ऐसी संस्थाओं पर होता है जो विश्व स्तर पर काम करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं संस्थाओं पर चूंकि उनका एक अधिकार है, उनका फंडिंग ज़्यादा वो देते हैं, तो ऐसे में वो जिसको चाहेंगे उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा मिलेगा उधार, विश्व बैंक से उधार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो बड़े देश ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। जब नवीन राष्ट्र इन संस्थाओं से ऋण या मदद की मांग करते हैं तो विकसित राष्ट्र अपने नियंत्रण का प्रयोग उनसे अपने पक्ष में आर्थिक नीति निर्णय प्राप्त करने हेतु करते हैं। कहते हैं कि भाई ये काम आप करवाओगे तो आपको इतना पैसा उधार दिलवा दिया जाएगा और नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उनको उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो ये होता है नव उपनिवेशवाद, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से आज भी शासन नव उपनिवेशवाद में बड़ी बड़ी शक्तियां कर रही हैं, ठीक है, देशों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत पर ऋण लेते समय जो प्रतिबंध लगाए गए वे इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के देशों पर उदाहरण मतलब कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण लेने जाता देश तो उस पर जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो दबाव डालती हैं कि भाई इसको तभी ऋण देना जब इससे कोई काम करवा लिया जाए जो हमारे हित में हो, ठीक है। दूसरी बात, अनुषंगी राज्य के रूप में जब निर्धन अथवा अल्प विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विदेशी शक्ति पर आश्रित होती है तो इन राष्ट्रों को अनुषंगी राज्य कहा जाता है। ये मतलब कि ऐसा राज्य जो कि एक प्रकार से जिनका जो अर्थव्यवस्था है दूसरे राज्यों पर या दूसरे देशों पर टिकी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे में वो बोल नहीं सकते। जैसे कि कुछ आप देखते हैं, अब चाइना क्यों नहीं बोल पाता हम लोगों को, क्योंकि चाइना का माल अधिकतर भारत में ही बिकता है, ठीक है। या अमेरिका हो गया, बड़े बड़े देश भारत से क्यों नहीं पंगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत सबसे बड़ी मार्केट है, भारत में सब कुछ आप बेचते हो, तो ऐसे में वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इन राष्ट्र को अनुषंगी राज्य कहते हैं। ये राज्य विदेशी शक्ति की स्वतंत्र इकाइयों के रूप में होते हैं जिनकी नीतियां और शासन प्रबंध विदेशी शक्ति के द्वारा ही संचालित किया जाता है, नियंत्रित होता है। विदेशी शक्ति की नीतियों में परिवर्तन होने पर राज्यों की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि चाइना के नीचे हांगकांग हो गया, या फिर आप देखते हैं मतलब ऐसे तमाम प्रकार के देश हैं जो कि आर ही पड़ोस में है लेकिन शासन वही करता है, ठीक है। अब भूटान को देख लें आप, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं भारत बहुत मदद करता है इन देशों की, लेकिन ये ऐसे अनुषंगी राज्य नहीं कह सकते उनको। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद को समझाइए। नेशनलिज्म क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद का जन्म पश्चिम से आधुनिक काल के प्रारंभ में पोपशाही के पतन तथा प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राज्यों के उदय के परिणाम स्वरूप हुआ। पोपशाही पहले चलती थी। पोपशाही का मतलब होता है कि चर्च प्रधानता थी। मध्यकाल में आप देखते हैं कि चर्च एकदम से प्रधान था। पोप जो या पादरी होते थे वो राजा को अपने बस में करते थे। राजा को वही करना पड़ता था जो पादरी लोग कहते थे, जो पादरी वर्ग कहता था कि भाई आपको ये करना है, वही करते थे। राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सारी चीज़ें आप देखते थे। कौन बताता था ये सारी चीज़ें? बेटा बताता था कौन? एक पोप बताता था, या फिर जो चर्च के मुखिया होते थे वो बताते थे कि कैसे नियम बनाने हैं, कैसे क्या होंगे, सारी चीज़ें। ईसाई संसार की पुरानी कल्पना ने अपनी प्रासंगिकता खो दी और एक नई चेतना का प्रभाव मतलब कि प्रादुर्भाव हुआ। कैथोलिक चर्च की प्रभुसत्ता को खत्म किया गया। प्रोटेस्टेंट नीति आई, ठीक है, जिसने व्यक्ति को पहले एक अंग्रेज या फ्रांसीसी किंतु बाद में विश्व जनीन इकाई मतलब ईसाई समुदाय का सदस्य होने का अनुभव कराने की प्रेरणा दी कि आप जो है कि आप फ्रांसीसी नहीं हो, आप इंग्लैंड के नहीं हो। तो पहले चूंकि अपने अपने राष्ट्र को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ईसाई समुदाय पूरा का पूरा एक होने लगा। मैकियावेली ने रोम के लोगों के एकीकरण के विषय में प्रबल रूप में समर्थन किया, किंतु फ्रांस की 1789 की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद को बहुत मोटिवेशन मिला। फ्रांस की क्रांति ने विश्व बंधुत्व और जो है स्वतंत्रता समानता के नारे की गूंज पूरे विश्व में फैलाई, जिसने देशभक्ति की भावनाओं के आधार पर एकीकरण की शक्तियों को खोल दिया।
अतः जीपी गूच कहते हैं कि राष्ट्रवाद को फ्रांस की क्रांति की देन मानते हैं, कि फ्रांस की क्रांति की वजह से ही क्या हुआ, राष्ट्रवाद पनपा पूरे विश्व में। यह विचार कि देशभक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पण की पर्यायवाची है। पश्चिमी यूरोप में केवल 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के काल में लोकप्रिय हुआ। इसी युग के संदर्भ में राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग सही रूप में पहली बार फ्रांसीसी क्रांति के बाद में हुआ। बिल्कुल ठीक बात कही। ठीक है, विस्तारवादी राष्ट्रवाद को समझाएं। विस्तारवादी राष्ट्रवाद को समझाइए। देखिए, विस्तारवादी राष्ट्रवाद एक्सपेंसियनिस्ट नेशनलिज्म, यह उपयुक्त रूप से मिलता जुलता है, यानी कि जो राष्ट्रवाद है उसी से कोई जैसा होता है, क्योंकि इसकी जड़ें अंध और आक्रामक राष्ट्रवाद में रखी हुई हैं। यह सैनिक रूप धारण कर लेता है, इसीलिए इसके समर्थक दुनिया के अन्य भागों को जीत करके अपने राज्य में मिलाते रहते हैं। यानी कि जैसे आप देखते हैं चाइना हो गया, तो वो एक ड्रैगन टाइप का होता है कि भाई वो अपने आरी पड़ोस के जो देश होते हैं उनको कब्जाना चाहता है। ठीक है, अन्य भागों को जीत करके अपने राज्य में मिलाते हैं। अतः यह अंतर्राष्ट्रीयवाद की उपेक्षा करके साम्राज्यवाद का समर्थन करता है। हिटलर ने ऑस्ट्रिया का अपहरण किया, जो है मिस्र, चेकोस्लोवाकिया का जो है सुदेतनलैंड छीना, फिर पोलैंड पर आक्रमण किया। मुसोलिनी ने अफ्रीका के एक निर्बल व पिछड़े देश अबिसिनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके मूल इटली के मैकियावेली तथा जर्मनी के हीगल व फिक्टे के चिंतन में देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने बगल के छोटे देश को, भाई अभी भारत करे क्या, भारत भूटान और नेपाल को अपने में मिला ले, बगल का देश है, तो ये चीज़ें हो जाए, श्रीलंका को मिला ले, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पे ये विस्तारवादी राष्ट्रवाद कहे जाते हैं कि भाई अपने आरी पड़ोस के देशों को मिला करके उनको अपने अंडर में कर लें, जैसे चाइना करता है अपने आस पड़ोस के देशों के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विश्वीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण होता है। यह सार्वभौमिकरण इसी को कहते हैं, वैश्वीकरण या विश्वीकरण कहते हैं, या फिर विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, अपने सामान को किसी दूसरे में जाकर के बेच सकते हैं और वहां से ला सकते हैं कुछ भी, यानी कि एक विश्व को एक गांव की भांति देखना ही वैश्वीकरण कहलाता है। विश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और इन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो, जो सर्वअनुमति से नीति बनाती हो, ठीक है, निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करती हो। ऐसा एक संस्था हो जो कि सभी देशों के लिए एक प्रकार से बराबर दृष्टिकोण अपनाती हो। समान नियम के अनुशासन में रह करके जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते रहते हैं पूरे संसार में, तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में बहते हैं और यही वैश्वीकरण की विचारधारा कही जाती है। वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1980 के दशक के प्रारंभ से प्रयास करते शुरू कर दिए थे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी पूंजी को बहुत सी रियासतें दी गई, बहुत से ऐसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई जिनमें उन्हें पहले काम करने की मनाही थी। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम आया, उसको कड़ाई से लागू नहीं किया गया। आयात उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज किया गया। विनिमय दर में निरंतर मूल्य ह्रास, यानी कि जो है डिप्रिसिएशन द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहित, यानी कि जो है माल को बेचने और खरीदने के लिए प्रयास किए गए। परंतु वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 में लागू की गई और इस तरीके से वैश्वीकरण में पूरे संसार में कहीं पर आप व्यापार करें, कहीं पर आप जो है कहीं से माल खरीदें, कहीं किसी देश को बेचें, इस पे एक प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो जो कि सभी को बराबर जो है तरीके से देखती हो। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मानवाधिकार का अर्थ बताएं। मानवाधिकार, देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं तथा सुविधाएं होती हैं जिनके कमी में या जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपना समुचित विकास नहीं कर पाता। अधिकारों का मिलना बहुत जरूरी, चाहे वो परिवार के अधिकार हो, चाहे वो समाज के अधिकार हो, चाहे वो राष्ट्र के अधिकार हो। ठीक है, अधिकारों के प्राप्त होने से नागरिकों के चहुमुखी विकास का मार्ग जो होता है एकदम से खुल जाता है, लोगों का विकास होता है। जब मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक दशाएं और सुविधाएं राज्य यानी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं तो वे मानवाधिकार के रूप ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार मानवाधिकार से तात्पर्य उन आर्थिक या उन अधिकारों से या उन दशाओं से या सुविधाओं से होता है जिनमें मानव का सर्वोच्च कल्याण निहित हो, मनुष्य का उच्चतम विकास हो, वेलफेयर हो। प्रोफेसर लास्की नाम के विद्वान कहते हैं कि अधिकार राज्य की आधारशिला होती है। राज्य तभी एक प्रकार से राज्य की नींव मजबूत होगी जब वहाँ के निवासियों को, वहाँ के नागरिकों को अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये वे गुण होते हैं अधिकार जो राज्य शक्ति के प्रयोग को नैतिक रूप देते हैं।
ये प्राकृतिक अधिकार इस अर्थ में है कि अच्छे जीवन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक होता है। अधिकार देना, अगर जो देश अधिकार देता है अपनी जनता को, वहाँ का जीवन जो होता है सुखमय होता है, अच्छा होता है। नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा उनके जीवन के उत्थान और कल्याण हेतु अनेक राष्ट्रों ने या अनेक राष्ट्रों के संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। आप देखते हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में करी गई है और वहीं से हमारे भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अब मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 ही मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में विद्यमान है। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? प्रश्न अगला, स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार के द्वारा किए गए 3 प्रयास बताएं। स्त्रियों की स्थिति चूंकि बहुत सुधार की गई है पहले से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई काम किए गए। महिलाओं की जो समस्याएं थी उनका समाधान करने और उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित और समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए कई सारे काम किए गए हैं। महिला कल्याण संबंधित अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे महिलाओं का एक प्रकार से उद्धार हो गया या महिलाओं को एक प्रकार से आगे तमाम प्रकार की चीज़ें या सुविधाएं मिली। पहला काम, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% भाग महिलाओं से संबंधित है। स्पष्ट है कि इतने विशाल भाग की उपेक्षा करना असंभव है। सन 1971 ईस्वी के में देश की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने तथा उनमें सुधार करने की दृष्टि से एक समिति का गठन किया गया, जिसने सन 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के आधार पर सरकार ने अनेक महिला कल्याण कार्यक्रम संचालित किए, जिसमें महिलाओं को तमाम सुविधाएं और तमाम प्रकार की जो है चीज़ें बताई गई। दूसरी बात, महिलाओं को पुरुषों के ही समान वेतन प्रदान करने की व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा 1979 में समान वेतन अधिनियम पारित किया गया, ताकि स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार किया जा सके। ताकि जो वर्क एक स्त्री करती है और एक पुरुष करता है तो पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, स्त्री को कम, लेकिन उसके लिए बराबर जो है एक प्रकार से तनख्वाह मिले, इसकी बात भी करी गई। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के द्वारा सन 1961 और 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियमों को पारित किया गया। तो ये सब सरकार के द्वारा ये 3 काम जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। बाकी और तमाम काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जो है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडलात्मक शासन या इसी को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं होती है, बल्कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट नाम का एक समिति होती है, उसमें पूरा का पूरा निहित होता है। ठीक है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहा जाता है। प्रोफेसर गेटल नाम के जो है राजनीति शास्त्री कहते हैं कि संसदात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी व्यवस्थापिका मतलब कि जो व्यवस्था करता है, ठीक है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के प्रायः 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में सदन के नियंत्रण में होता है। लोकसभा और राज्यसभा में उस पर बहस होती, कोई भी मंत्री अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकता, उसको जवाब देना पड़ता संसद में जाकर के, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका ने जो काम किया, कार्यपालिका में कौन कौन से काम आते हैं? कार्यपालिका में जैसे मंत्रिमंडल पूरा आ गए, ये फलाने मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, ये सड़क परिवहन मंत्री हो गए, या फिर जो भी मंत्री हैं, तो अलग अलग मंत्री परिषद जो होती है उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री स्वयं। तो जो काम एक प्रकार से मंत्री लोग कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर में, ये काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना पैसा खर्चा हुआ, इसका उत्तर व्यवस्थापिका में देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कौन? व्यवस्थापिका मतलब कि संसद। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कौन से सांसद बैठते हैं? जिनको हम वोट देते हैं, जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह हो गए हमारे क्षेत्र के, या प्रोफेसर राजा मतलब कि जो क्या नाम है, कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया हो गए, कुंडा वाले राजा भैया भी हो गए। ठीक है, ऐसे ही तमाम प्रकार के सांसद जो हैं, जिनको आप लोग जानते हैं, सांसद जो होते हैं, जो सांसदी का चुनाव होता है, जो सांसद लोग मोदी जी को वोट देकर के प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो सांसद जो होते हैं, उन्हीं सांसदों में से कोई मंत्री बनता है। लेकिन वह मंत्री एक प्रकार से संसद में अगर कुछ ने उस कोई कानून पारित किया, कुछ भी अपने नियम लागू किए, तो उसको उत्तर देना पड़ता है। तो ये होता है आपका संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? देखिए, अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका प्रधान व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है, यानी कि प्रधान व्यवस्थापिका से यानी संसद से कार्यपालिका बिल्कुल अलग होती है। और शासन विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी व्यवस्थापिका इस व्यक्ति से, जो प्रधान होता है शासन विभाग का, उससे व्यवस्थापिका जो है पूछ नहीं सकती कि आपने क्या किया, कैसे किया। ठीक है। प्रोफेसर गार्डनर कहते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष, राज्य का जो मुखिया होता है, उसके मंत्री अपने समय के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि जो व्यवस्थापिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं, यानी उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी को उत्तर देने के लिए। ब्राज़ील में, अमेरिका में और लैटिन अमेरिका के राज्यों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लगातार चली से वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वो उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है। इस शासन व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं इसकी पाई जाती। कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहली बात, और संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में है, ब्राज़ील में है। ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में है। इस शासन व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। पहली विशेषता, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है। जो 4 साल 5 साल कुछ भी हो सकता है। इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती हैं। कार्यपालिका अपना काम करती है और व्यवस्थापिका अपना काम करती है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अनुत्तरदायी होती है, यानी उत्तर नहीं देना होता इसको। ठीक है। तीसरी बात, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था के समान नाम मात्र की एक वास्तविक कार्यपालिका अलग नहीं होती है, यानी जैसे अपने यहाँ पर क्या है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका अलग होती है, ऐसे यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। प्रश्न है, एकात्मक सरकार की परिभाषा दीजिए। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एकात्मक सरकार क्या है? देखिए, एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान के अनुसार केंद्र में निहित होती है। ठीक है। और केंद्र पावरफुल होता है और विविध स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं। ये होता है केंद्र या एकात्मक शासन। और एक होता है संघात्मक शासन। ठीक है। संघात्मक शासन में क्या होता है कि राज्य और संघ, राज्य और केंद्र दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। और भारत कैसा है? अर्ध संघात्मक है ना, तो मतलब भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था कुछ है और कुछ एकात्मक शासन, दोनों मिल करके काम करते हैं। भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, भारत के पास केंद्र शक्ति ज़्यादा मजबूत जरूर है, लेकिन हाँ, राज्यों का भी उसमें एक प्रकार से भूमिका होती है। संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? प्रोफेसर फाइनर कहते हैं कि संघीय राज्य वह राज्य है, या राज्य माने यहाँ पर देश है। संघीय राज्य वह राज्य है या देश वह राज्य है जिसमें अधिकार तथा शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दे दिया जाता है। अर्थात संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें राज्य शक्ति केंद्रीय अर्थात संघ की सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच में विभाजित होती है। कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, कुछ पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, और भारत में ऐसी ही व्यवस्था है। भारत में संघात्मक व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन हाँ, संघात्मक होते हुए भी भारत जो है अर्ध संघवाद को फॉलो करता है, यानी वो एक प्रकार से कुछ मात्रा में एकात्मक की ओर भी जाता है, कुछ मात्रा में वो एक प्रकार संघात्मक की ओर जाता है, इसीलिए इसको अर्ध संघात्मक कहते हैं, ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्य काम क्या होते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल को जो कार्य करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य मतलब कि कार्य ये होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जानते हैं, जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, बसपा हो गई, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, या फिर आपकी सपा हो गई, समाजवादी पार्टी। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ जो एक प्रकार से चुनाव के लिए एक प्रकार से जो उनके होते हैं उनको टिकट प्रदान करती है। किसको टिकट मिलना है किसको नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। पहली विशेषता, राजनीतिक दल जनता का समर्थन लेने के लिए अपनी योजनाओं का जोरदार प्रचार प्रसार करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरी बात, सरकार का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं और ये लोग अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं।
तीसरी बात, चुनाव में यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना होता है तो वह दल प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि इस समय कांग्रेस वगैरह है। ठीक है। चुनावों का सार्थकता राजनीतिक दलों से ही प्रकट होती है। चुनाव के समय में वे अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं। तो घोषणा पत्र में बताया जाता है कि हम अगर जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। सरकार मतलब पॉलिटिकल पार्टी जैसे भाजपा बताते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो ये करेंगे। दिल्ली में एक प्रकार से तमाम बताया गया कि हम ये करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सब जगहों पर बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। जनता की समस्याओं को वे सरकार के सामने रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग सरकार की स्थिति से जनता को अवगत करवाते हैं कि सरकार किस स्थिति में है, सरकार कोई काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, सारी बातें बताते हैं। छठी बात, राजनीतिक दलों के प्रचार से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है और जनता के प्रति राजनीतिक पार्टियां उत्तरदायी भी होती हैं, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी के एक प्रकार से जो लोग होते हैं वो जनता के बीच में हर 5 साल पर उनको जाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भाई। प्रश्न, राजनीति शास्त्र और इतिहास का संबंध बताइए। देखिए, राजनीति शास्त्र और इतिहास का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्य के राज्य संबंधी क्रियाकलापों का अध्ययन करता है और इतिहास मनुष्य के समग्र भूतकालीन जो जीवन है, जो बीत गया है, उसका अध्ययन इतिहास करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतिहास में विगत काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कला संबंधी परिस्थितियों, कारणों, घटनाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में जो चीज़ें बीत गई हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या कोई कला संबंधी हो, सारी परिस्थितियों का, सारी कारणों का, घटनाओं का, सभी का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार इतिहास मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन करता है। अतः दोनों शास्त्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक तरफ एक प्रकार से, चूंकि इतिहास में हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं के बारे में जो जानते वानते हैं हम, तो उनका शासन व्यवस्था, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा होगा, ये हमको राजनीतिक, जो जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें राजनीतिक इतिहास में हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र में क्या अंतर है? क्योंकि समाज शास्त्र एक व्यापक विषय वस्तु है। समाज में, समाज का ही एक पहलू है राजनीति, यानी राजनीति जो है मनुष्य के जीवन का एक पहलू है। राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध, देखिए, समाज शास्त्र समाज के संगठन, उसके स्वरूप और सामाजिक जीवन का विधिवत अध्ययन करता है। यह सामाजिक समुदायों और सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करता है। समाज राजनीतिक शास्त्र सामाजिक जीवन के एक अंग या पहलू के रूप में काम करता है। आप देखते हैं कि सामाजिक जीवन जो होता है उसमें राजनीतिक जीवन एक पहलू होता है, यानी कि राजनीति एक अंग होता है समाज का मात्र। यानी समाज शास्त्र की विषय वस्तु व्यापक है और इसकी विषय वस्तु उतनी व्यापक नहीं है, एक अंग के रूप में काम करता है। राज्य और सरकार समाज के ही अंग हैं, अतः समाज शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसमें आपस में गहरा संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न, व्यवहारवाद की प्रमुख सीमाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। पहली बात, देखिए, व्यवहारवाद अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन स्वयं व्यवहारवादी का व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसके ज्ञान की सीमाएं, साधन, राग द्वेष, झुकाव, पक्षपात ऐसे तत्व हैं जो उसके व्यवहारात्मक अध्ययन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके द्वारा विषयों का जो चयन किया जाता है वह भी उसके अपने मूल्यों का और विचारधाराओं से भी ही प्रभावित होता है। दूसरी बात, जो सीमाएं हैं, नीति निर्माण संबंधी मामलों में राजनीतिज्ञों हेतु व्यवहारवाद तथा व्यवहारवादियों का उपयोग अत्यधिक सीमित हो चुका है, क्योंकि नीति निर्माण में एक नहीं अनेक तत्व महत्वपूर्ण रखते हैं, जो कि व्यवहार ही इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों पर अत्यधिक बल देते हैं तथा ऐतिहासिक अनुभवों की उपेक्षा करते हैं, तो ऐतिहासिक चीज़ों पर उतना फोकस नहीं करते, इस वजह से ये एक सीमा इसकी बन जाती है, ये एक लिमिट हो जाती है। चौथी बात, व्यवहारवाद मानव व्यवहार का अध्ययन विशिष्ट परिस्थितियों में करता है और उसका क्षेत्र क्या है, क्यों है, इस तक सीमित है, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र जो है कैसा है, क्यों है, तक बड़ा फैला हुआ है। तो व्यवहारवाद में जो राजनीति शास्त्र है कहीं ना कहीं पे वो ज़्यादा आगे तक जाता है, जबकि व्यवहारवाद कुछ ही पलों तक रहता है। अतः इसके लिए हमें राजनीतिक दर्शन और इतिहास की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्यों, कैसे, वह प्रश्नों को जानने के लिए। तो व्यवहारवाद उसको नहीं बताता। अच्छा, व्यवहारवाद के बाद में एक दूसरी विचारधारा आती है, उत्तर व्यवहारवाद। डेविड ईस्टन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह बात आप ध्यान रखें, बड़े विद्वान आदमी थे डेविड ईस्टन भी। ठीक है, तो उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस किया। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं को संक्षेप में बताएं, प्रश्न बढ़िया है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, वैल्यूज़ की। देखिए,
व्यवहारवाद ने धर्मनिरपेक्षता पर बल देकर के राजनीति विज्ञान को नीरस और प्रयोजनहीन बना दिया था। क्योंकि व्यवहारवाद में धर्मनिरपेक्षता पर बल दे दिया था कि धर्म का होना जरूरी ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, राज्य और धर्म बिल्कुल अलग है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका तथा महत्व को स्वीकार किया है। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता यह है कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों हेतु प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति में प्रदान करनी पड़ेगी और धर्म को भी बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म ही एक प्रकार से नैतिकता का जो है निर्धारण करते हैं। दूसरी बात, समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता, ये भी एक विशेषता है। व्यवहारवाद अमूर्त अवधारणाओं तथा विकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। अमूर्त माने जो दिखता नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी समाज की तत्कालीन समस्याओं की उपेक्षा नहीं करते, वो उस समय की जो समस्याएं हैं समाज की, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करते उत्तर व्यवहारवादी, जबकि व्यवहारवाद उस पर काम नहीं करता था, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य मानव जाति का वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। कि जो मनुष्य है उसको जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कैसे खत्म होगी, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, उत्तर व्यवहारवादी यह सब बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे देखें, तीसरी विशेषता, सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं उत्तर व्यवहारवादी। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार यथास्थिति तथा सामाजिक संरक्षण के स्थान पर सामाजिक परिवर्तन तथा गतिशीलता को अपनाया जाना चाहिए। समय के हिसाब से सामाजिक परिवर्तन को गति और दिशा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा बताते हैं उत्तर व्यवहारवादी। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर क्रियाशील ज्ञान होना जरूरी है। यानी कि आप केवल घर में बैठ करके चिंता ना करें, मतलब कि चिंतन ना करें, सोचें घर में बैठ करके आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया, तो ये प्रयोग पर बल देते हैं। प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल देता है कौन? सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन बल देते हैं जो है कर्तव्य निष्ठा पर बल देते हैं। कुछ चीज़ों को प्रयोग करके आप उसको बारे में जो है निकालें तब फेमस होगा। तो ये होता है उत्तर व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, व्यवहारवादी तथा ऐतिहासिक उपागम के अंतर को स्पष्ट करें। पहला अंतर देखिए, ऐतिहासिक विश्लेषण का आधार भूतकालीन राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो ऐसी घटनाएं राजनीति की जो बीत गई हैं उनका विवेचन किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। किसमें? ऐतिहासिक जो है उपागम में। जबकि व्यवहारवादी उपागम के विश्लेषण का आधार वर्तमान ऐसी राजनीतिक घटनाएं जो बीत गई बेटा, ठीक है, उनके बारे में हम जब देखते हैं कब, उसमें हम व्यवहारवादी उपागम में जो बीत गई राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जबकि हम बात करते हैं जब व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद में हम क्या करते हैं, जो वर्तमान की सामाजिक घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो उन घटनाओं का एक प्रकार से वर्णन करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि ऐतिहासिक उपागम जो होता है ये नैतिक संस्थागत मूल्यों के आधार पर अध्ययन पर बल देता है, यानी मोरलिटी पर ध्यान देता है। जबकि व्यवहारवादी या उत्तर व्यवहारवादी की अगर बात की जाए, व्यवहारवादी उपागम अनुभवात्मक वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। ठीक है, ये नैतिक संस्थागत मूल्यों के आधार पर अध्ययन पर बल देते हैं, जबकि ये अनुभवात्मक वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। तीसरी बात, ऐतिहासिक उपागम में राजनीतिक संस्थाओं के भूतकालीन व्यवहार एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यवहारवादी उपागम में व्यक्ति के यथार्थपरक राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा अंतर यह कि व्यवहारवादी उपागम का क्षेत्र ऐतिहासिक उपागम की अपेक्षा अत्यधिक व्यापक है। व्यवहारवादी उपागम का क्षेत्र जो है वो ज्यादा बड़ा है, ऐतिहासिक उपागम की जो है अपेक्षा बहुत बड़ा है व्यवहारवादी उपागम, जबकि ऐतिहासिक उपागम छोटा है व्यवहारवादी उपागम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में क्या डिफरेंस है? सिद्धांत माने जो है थ्योरेटिकल और व्यवहार माने बिहेवियर वाला। देखिए, पहला अंतर, सैद्धांतिक राजनीति में राज्य यानी स्टेट और शासन का विधान इत्यादि के सिद्धांत उसमें आते हैं। सैद्धांतिक राजनीति में राज्य का सिद्धांत, राज्य के नियम कायदे, शासन कैसे चलाना, शासन के कानून वगैरह ये सब आते हैं। जबकि व्यवहारिक राजनीति में राज्य सरकार के वास्तविक स्वरूप तथा उसकी कार्य प्रणाली आती है कि उसका राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य किन तत्वों से मिलकर के बना है, सरकार का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कार्य प्रणाली उसकी कैसी है, ये सब हम चर्चा करते हैं व्यवहारिक राजनीति में। दूसरा अंतर, सैद्धांतिक राजनीति का संबंध राज्य की मूल समस्याओं से होता है, ना कि उसका संबंध किसी सरकार के विशेष कार्यों और लक्ष्यों से तक पहुंचने के साधनों से होता है।
यानी सरकार का क्या विशेष काम है, क्या उसका लक्ष्य है, वो एक प्रकार से नहीं समझता है जो सैद्धांतिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति बस केवल एक प्रकार से जो राज्य की मूल समस्याएं हैं उनसे एक प्रकार संबंधित होता है, ठीक है। जबकि व्यवहारिक राजनीति का संबंध उस वास्तविक कार्य प्रणाली से होता है जिसके द्वारा सरकार अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करती है। ऐसे कार्य जिससे सरकारें सफल होती है उस कार्यों से तात्पर्य लगाया जाता है, ठीक है। तो व्यवहारिक राजनीति और सैद्धांतिक राजनीति में डिफरेंस आपने देखा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या था? क्योंकि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के सिद्धांत दिए गए, जिनमें से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसमें बताया गया कि राजा जो है भगवान के द्वारा बना करके भेजा गया, भगवान का एक अंश है, भगवान का प्रतिनिधि है, और वो उसमें भगवान के अंश है, भगवान ने उसको राजा बनाया है, उसके अंदर योग्यता दी कि वो राजा बने। जबकि दूसरी एक सिद्धांत है जिसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जिसमें थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो से विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जिनमें थॉमस जो जॉन लॉक है वो एक प्रकार सामाजिक समझौते का रूप क्या बताते हैं। लॉक के अनुसार आदिम अवस्था व उसके बाद कुल 2 समझौते हुए होंगे। पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई होगी। एक मानव मनुष्य था, मनुष्य लोग पहले आपस में मिले जुले रहते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। सभी मनुष्य इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर सामाजिक समझौता किया, और सामाजिक समझौता करने के बाद में कहा कि एक समाज होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए जो कि सभी के नियम कायदों को बताएगा, सबके ऊपर निगाह रखेगा। तो ये सारी चीजें करी गई। इस समझौते का उद्देश्य था व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न हुआ, जिसमें शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उसे लागू करने का अधिकार शासक को दिया गया। परंतु शासक की शक्ति पर अंकुश लगा दिया गया कि उसके द्वारा जो बनाए गए कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे, तभी एक प्रकार से जनता उसको मानेगी, जनता के हित में होंगे तभी मानेगी। अन्यथा अगर जनता के हित में नहीं होगा या प्राकृतिक जो है अधिकारों का हनन होगा तो ऐसे नियम कायदों को भंग कर दिया जाएगा, राजा को भी बदल करके दूसरा राजा बना दिया जाएगा। इस प्रकार लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौते के आधार पर राज्य का स्वरूप वैधानिक और सीमित राजतंत्र सिद्ध होता है, ठीक है। यानी राजतंत्र यानी मोनार्की हावी नहीं होती, यहाँ पर फुल राजतंत्र नहीं होता है, एक सीमित राजतंत्र होता है जहां पर राजा पर अंकुश लगा होता है, राजा मनमानी नहीं कर सकता है। जबकि आप देखते हैं कि प्लेटो का जो राजा है वो निरंकुश है, ठीक है। अगले विद्वान है रूसो। जीन जैक्स रूसो भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। जीन जैक्स रूसो ने थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के विचारों को पढ़ा। थॉमस हॉब्स जो है पहले विद्वान जिन्होंने सामाजिक समझौते पर विचार दिए। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था? थॉमस हॉब्स ने कहा था कि पहले जब राज्य नहीं था, समाज का निर्माण नहीं हुआ था, तो आपस में जो लोग थे, आदमी लोग थे, मनुष्य लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते पीटते थे। और फिर एक समय आया कि लोग कुछ उसमें से कुछ संभ्रांत लोगों ने इकट्ठा होकर के कुछ एक जो है समझौता किया, और समझौते के फलस्वरूप क्या हुआ कि भाई जो है ऐसे करके कि अब जो है एक दूसरे का संपत्ति पर कोई हक नहीं करेगा। क्या होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक दूसरे को लोग मार काट करके उनकी जमीन हड़प लेते थे, उनको मारते काटते थे, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई होती थी। तो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए एक राजा बनाया गया। ये हॉब्स कहता है। थॉमस लॉक कहते हैं कि भाई सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए रहते थे, और उसके बाद में फिर समाज समझौता करके उन लोगों ने एक देश का निर्माण किया, एक राजा बनाया जिस पर अंकुश लगा दिया गया कि भाई आप सारे मनमानी नहीं कर सकते। और उसके बाद में आता है जीन जैक्स रूसो। इसने थॉमस हॉब्स के विचारों को पढ़ा और लॉक के विचारों को भी पढ़ा, और दोनों के विचारों को मिला करके एक अपनी विचारधारा दी। रूसो की समान इच्छा का सिद्धांत विशेषता बताए। इसका पूरा नाम है जे रूसो यानी जीन जैक्स रूसो। समान इच्छा के बारे में बताया। पहली बात वास्तविक इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा, 2 प्रकार की इच्छाएं होती है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली तो समान इच्छा संप्रभु है, उस पर किसी का कोई समान इच्छा जो होती है उस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं होता, वो स्वतंत्र है। समान इच्छा विवेक पर आधारित और औचित्यपूर्ण इच्छा होती है, यह भावनाओं और संवेगों पर आधारित होने के कारण कभी गलत नहीं हो सकती। यानी कि ये इमोशंस और एक प्रकार से संवेगों पर आधारित होती है समान इच्छा, तो ये गलत नहीं होती है, ये औचित्यपूर्ण है, ये ठीक ठाक है, विवेक पर आधारित होती है, तो ये गलत नहीं होती है। समान इच्छा स्थायी होती है, समान इच्छा सभी में होती है। समान इच्छा आदेय या अविभाज्य होती है। समान इच्छा सर्वोच्च निरंकुश होती है, तो यानी उस पर किसी का अंकुश नहीं होता। समान इच्छा सभी के मन में पनप सकती है। समान इच्छा के सिद्धांत रूसो ने इस तरीके से समान इच्छा इस तरीके की विशेषताओं को धारण की हुई है अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है बताएं। देखिए ये विशेषताएं निम्नलिखित है। राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था नहीं है। संपत्तिशाली या जो पूंजीपति है उन लोगों के
ने अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना करी है। मार्क्सवादी विचारधारा में ऐसे बताया गया। मार्क्स कहते हैं कि देश ऐसे नहीं बन गया, देश को बनाने के पीछे पूंजीपति वर्गों का बड़ा हाथ है। जिसके पास पैसा था उसने देश बनाया और वो लूटने लगा सभी को। दूसरी बात, राज्य एक वर्गीय संस्था है या पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों के शोषण का एक यंत्र है। यानी राज्य के माध्यम से, राज्य एक ऐसा यंत्र है जो कि पूंजीपति के माध्यम से श्रमिक लोगों का या जो गरीब लोग हैं उनका शोषण करवाता है। राज्य कभी भी श्रमिकों का भला नहीं कर सकता, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। तीसरी बात, राज्य शक्ति पर आधारित है। सरल शब्दों में पूंजीपति वर्ग राज्य की सत्ता का प्रयोग अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के विरुद्ध करता है, ताकि एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग जो होता है राज्य की सत्ता का प्रयोग करता है अपने हितों की रक्षा के लिए। राज्य सत्ता पूंजीपतियों के हाथों में एकदम जकड़ी हुई होती, पूंजीपति जैसे चाहे वैसे एक प्रकार से राज्य को चलाते हैं, ऐसा मार्क्सवादी विचारधारा में कहा गया। राज्य एक अस्थायी संस्था है, ये कभी भी भंग हो सकती है। श्रमिक वर्ग संघर्ष के द्वारा अर्थात क्रांति के द्वारा पूंजीपति वर्ग का सफाया करेगा आने वाले समय में, और इस प्रकार वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स बताते हैं। यानी कार्ल मार्क्स जब विचारधारा देते तो वो बताते हैं साफ साफ कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के मजदूर एक होंगे। 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की जो एक प्रकार से लेख आया उनका, उसमें लिखा उन्होंने कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और जब दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे सभी पूंजीपति को एकदम से खत्म कर देंगे और राज्य विहीन समाज की कल्पना होगी जिसमें कोई राजा नहीं होगा, सभी बराबर होंगे, किसी पर कोई मालिकाना हक नहीं होगा। ये सारी बातें कार्ल मार्क्स कहता है। ये कार्ल मार्क्स का विचार है जो कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के है। अगला प्रश्न, राज्य के कार्य संबंधी उदारवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। देखिए, उदारवादी विचारधारा व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की समर्थक रही है और व्यक्ति पर कम से कम नियंत्रण की पक्षपाती है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र जो है सीमित होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि हर एक क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र हो अपना काम करने के लिए। उदारवाद वास्तव में ना तो राज्य का कार्य क्षेत्र निषेधात्मक या सुरक्षात्मक कार्यों तक ही सीमित करता है और ना ही राज्य को सभी कार्य सौंपने के इच्छुक होता है, वरन व्यक्ति के विकास के लिए कुछ राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन करता है कि भाई हाँ, व्यक्ति का विकास हो उसके लिए राजा भी कुछ हस्तक्षेप करेगा, बाकी व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करता सकता है। उदारवादियों के अनुसार राज्य को व्यक्ति की सुख और सुविधा के लिए अधिक से अधिक कार्यों का संपादन करना चाहिए। यानी देश जो होगा वो जनता के सुख के लिए, जनता के कल्याण के लिए अच्छा ही काम करेगा। इस प्रकार उदारवाद व्यक्तिवाद के नजदीक होते हुए भी उसकी हस्तक्षेप की नीति से सहमत नहीं होता। यानी कि उदारवाद बिल्कुल जो है व्यक्तिवाद विचारधारा नहीं है। उदारवाद जो है राजा की कल्पना करता है, राजा होना चाहिए और राजा जो है वह एक प्रकार जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए। जनता के कल्याण के बारे में, जनता की अच्छाई के बारे में, जनता को ऐसी नीतियों जनता के लिए बनाए जिससे जनता का कल्याण हो सके, जनता सुखी हो सके, जनता प्रसन्न रहे राजा से। ठीक है, तो ऐसे उदारवाद होता है। उदारवाद में जनता एकदम से खुश होती है और जनता एक स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राज्य के कार्यों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। देखिए, राज्य के कार्यों से संबंधित विभिन्न मतों को राजनीतिक वाद कहा जाता है। ये प्रमुख वाद या विचारधारा इस प्रकार है। पहला आदर्शवाद, जिसको आइडियलिज्म कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आइडियलिज्म हो गया। व्यक्तिवाद भी मैंने आपको बता दिया। आइडियलिज्म बताया कि एक विचार होता है जो कि एक प्रकार से सिद्धांतों पर आधारित होता है, सिद्धांतवाद भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अपने आप में पूर्ण चीजों को शामिल करता है और इह लोग को कम उह लोग को ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, भगवान की में आस्था रखता है। दूसरा आता है व्यक्तिवाद, जो कि एक प्रकार से अपने पर्सनल चीजों पर फोकस करता है। पूंजीवाद यानी अपने लाभ कमाने के लिए एक प्रकार से होता है, इस पर कोई अंकुश नहीं होता। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। तीसरा अराजकतावाद, अनार्की मतलब कि अनार्की या अनार्किज्म। ठीक है, अनार्किज्म जो होता है ये क्या करता है, ये एक प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई राजा की कल्पना नहीं करता, राजा ना हो, कोई नियम कायदा ना हो, लेकिन हाँ व्यक्ति अपने आप में संघर्ष नहीं करेंगे, व्यक्ति मिलजुल करके काम करेंगे, अपने सहयोग के साथ काम करेंगे, व्यक्ति आपस में मिलजुल करके एक सहानुभूति तरीके से जीवन यापन करेंगे। जबकि व्यक्तिवाद में क्या संघर्ष होता है, व्यक्तिवाद में कंपटीशन होता है, जबकि अराजकतावाद में बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता है। इसके अलावा अगला है उपयोगितावाद, जिसको उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद जन्मी ग्रंथम, यानी कि जितनी चीजें हमको उपयोगी है, यानी ऐसी चीजें जो हमको सुख प्रदान करती हैं वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, तो वही चीजें एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसा बताएगा। तो ये उपयोगितावाद हो गया। ऐसा अगला है समाजवाद, सोशलिज्म, जिसमें पूंजीपति वर्ग जो है जो क्या होता है समाजवाद में, सब पर सरकार यानी उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, सरकार का स्वामित्व हो, सरकार का मतलब कि पूरी जनता का स्वामित्व हो, जनता सार्वजनिक रूप से हर एक उत्पादन के साधनों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके।
छठा होता है राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत, जो मैंने आपको अभी बताया लिबरल थ्योरी, ठीक है। और अगला राज्य के कार्य से संबंधित लोक कल्याणकारी सिद्धांत, जिसको वेलफेयर स्टेट थ्योरी कहते हैं। भारत में लोक वेलफेयर सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से फॉलो होता है, ठीक है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी या पूंजीवादी व्यवस्था भी ये राज्य के कार्यों से संबंधित है, तो ठीक है। तो इस तरीके से एक चीजें हो गई आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संप्रभुता की विशेषताएं होते हैं। संप्रभुता क्या है? देखिए, विभिन्न विद्वानों के अनुसार निरपेक्षता, अस्थायित्व, सर्वव्यापकता, आद्यता, एकत्व, मौलिकता, चिरभोगता संप्रभुता की मुख्य विशेषताएं हैं। संप्रभुता के ये गुण वैध और वैधानिक गुण ही है। यह संप्रभुता के अनेक भावनाओं में से एक है और इसको पूर्ण मानना भ्रम है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता मतलब होता है सॉवरेनिटी, अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे कि भारत देश है, अब भारत देश पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं है या ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत अपने आंतरिक मामले, ऐसा देश जो कि अपना आंतरिक और बाहरी मामलों पर उस देश का मुखिया खुद ही निर्णय लेता है बिना किसी के दबाव में, वह देश जो होता है संप्रभु होता है। तो भारत एक संप्रभु देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि जब मोदी जी कोई निर्णय लेते हैं, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, तो अमेरिका और ब्रिटेन से या चाइना से पूछने नहीं जाते हैं कि हमको ये निर्णय लेना है, हम ले कि नहीं ले, ठीक है। तो सॉवरेन कंट्री वही, तो यही होता है संप्रभुता, आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होना। संप्रभुता के स्वरूप को लिखिए। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में, विभिन्न अर्थों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया गया है। पहली संप्रभुता आपकी होती है नाम मात्र की संप्रभुता। दूसरी वास्तविक संप्रभुता, जिसको वैध संप्रभुता या यथार्थ संप्रभुता कहते हैं। तीसरी वैधानिक संप्रभुता, कानून के हिसाब से। चौथी है राजनीतिक संप्रभुता। पांचवी है लोकप्रिय संप्रभुता। ये सभी संप्रभुता के स्वरूप हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। संप्रभुता के कई स्वरूप हैं। वास्तविक संप्रभुता, नाम मात्र की प्रभुसत्ता संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी ये भी क्लास आपकी हो रही, मतलब कि ये भी क्लास आपकी हो गई है। देखो कि देखें, 1 2 क्लास 3 क्लास हो चुकी, कल आपने क्लास देखी होगी। फिर इसके बाद में अगली क्लास इसकी आएगी चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। 3 की सबकी आएगी, इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करा। यूनिट नंबर 1 की क्लास 1 थी, चैप्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, मतलब की सॉरी हिस्ट्री की क्लास हो गई है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसमें पढ़ना था 1206 से लेकर 1757 तक, इसकी भी क्लास हो गई। तो सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो उसकी क्लास लेने के लिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें आपको को करिकुलर भी शामिल किया जाएगा, जिसमें को करिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम जल्दी से लेकर के आप भेजें, तुरंत जोड़ेंगे। जब आपका जो है, आप किसी दूसरे से भी जो है फीस पेमेंट करवा सकते हैं। आपके पास स्कैनर भेजेंगे हम, जैसे आप एसएमएस करेंगे, आपको मात्र 100 रुपए फीस पेमेंट कर देने होगा। उसी 100 रुपए में आपके लिए बहुत ही बम्पर व्यवस्था करी गई है। मात्र 100 रुपीज में आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने को मिलेगा, यानी ग्रुप ज्वाइनिंग होगी आपकी। इसके अलावा आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, और क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लासेस के साथ साथ आपको वहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास सब कुछ मिलेगी, उसकी पीडीएफ मिलेंगी। एमसीक्यूज टाइप की, जो एमसीक्यू टाइप की पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। और आपके जो है लिखित टाइप के मिलेंगे, जैसे आज की क्लास हमने ली है जो है पॉलिटिकल साइंस की, वो सब आपको मिल जाएगी पीडीएफ। और ऐसे पुराने जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपके मिलेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही व्यवस्था आपके लिखी गई है। ये फीस आप अगर नहीं चलाते कोई ऑनलाइन माध्यम पेमेंट का, तो आप किसी दूसरे से भी एक प्रकार से सेंड करवा सकते हैं, तब भी आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। किसी दूसरे से भी सेंड करवाएंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करवा दीजिएगा इस नंबर पर। तो आपको वहां पर जैसे आप एसएमएस करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, तो मैं एक स्कैनर भेजूंगा और कुछ लिख करके भेजूंगा कि भाई आपको अगर पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उसके बाद आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा, तो आपको जोड़ दिया जाएगा और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें आपको मिलेंगी। फटाफट से एसएमएस करें, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो लगभग 60 रुपए की एक सीरीज आएगी, ठीक है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे तो कितना? 56 30 300 रुपए आपके उसमें चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या मिलेगा? आपको जो है पीडीएफ मिलेगी, और वो भी दोनों टाइप की। आप देखिए, एमसीक्यू भी मिलेगा और लिखित भी मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा? और साथ ही साथ में आपका को करिकुलर, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर का परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उसके लगभग 15 से मतलब कि लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास अवेलेबल, वो सब आपको मिल जाएंगे। रिवीजन क्लास होगी, महासंग्राम क्लास होगी, 3-3 घंटे की क्लास होगी, 2-2 घंटे की, उसमें सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी, उसके सभी की पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ, मेन पीडीएफ जो है आपको इसमें मिलने वाला है। सभी को जो प्राइवेट वीडियोस होंगी कुछ, वो भी आपको मिलेंगी वहां पर, जो यूट्यूब पर आपको नहीं दिखती है, कुछ वीडियोस ऐसी भी होती है, तो वो वीडियोस भी आपको मिलेंगी वहां पर जब आप हमसे जुड़ेंगे तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।